चेंज करता है, डायनामिक प्रोसेस है। फॉर व्हाट? फॉर मेंटेनिंग द लिक्विडिटी और फ्लूइडिटी ऑफ द ब्लड। यस, coagulation basically transformation of soluble fibrinogen into insoluble fibrin strand by the enzyme thrombin. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस। स्टार्ट करेंगे आज ड्रग यूज्ड इन डिसऑर्डर्स ऑफ कोगुलेशन। आज का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है एंटीकोगुलेंट ड्रग का। स्टार्ट करेंगे विथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आफ्टर दिस सेशन स्टूडेंट यू मस्ट बी एबल टू डिफाइन फर्स्ट व्हाट इज hemostasis and explain the mechanism of blood coagulation including its concern. Or secondly, you must be able to classify the drug used in coagulation or clotting disorders. So what is hemostasis? Dear students, yes, hemostasis basically refers to the finely regulated dynamic process of maintaining the fluidity of the blood, repairing the vascular injury and limiting the blood loss while avoiding the vessel occlusion, means thrombosis and inadequate perfusion of vital organ, known as hemostasis. So we can say that hemostasis is very sophisticatedly or finely regulated dynamic process है। With the passage of time ये अपना function change करता है, dynamic process है। For what? For maintaining the liquidity or fluidity of the blood. In case of vessel injury, they can able to repair the blood vessel injury and limiting the blood loss. While in the other words, अगर ज़रूरत से ज़्यादा थ्रोम्बस फॉर्मेशन है तो ये प्रोसेस अवॉइड करता है वेसल्स एक्लूजन को and inadequate perfusion of vital organs known as hemostasis. Okay students, इस स्लाइड में हम hemostasis के डिफरेंट एस्पेक्ट को ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल hemostasis में प्रोकोगुलेटरी प्रोसेस और एंटीकोगुलेटरी प्रोसेस साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम पे होते हैं। अगर तो ब्लीडिंग नहीं है, नॉर्मल वेसल इन्वायरमेंट है, तो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हेमोस्टेसिस प्रोसेस। और इन केस ऑफ इंजरी ऑफ वेसल्स ये प्रोकोगुलेटरी प्रोसेस इसका स्टार्ट होता है, क्योंकि ये एक डायनेमिक प्रोसेस है हेमोस्टेसिस। अब हम चलते हैं डायग्राम पे। अगर आप देखें, ये ब्लड वेसल ल्यूमेन है और ये ब्लड एपिथेलियल सेल्स है। ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं बेसिकली एक्टिव सेल्स हैं। ये डिफरेंट मटेरियल मीडिएटर्स प्रोड्यूस रिलीज करते हैं और जिनकी वजह से एंटीकोगुलेंट और प्रोकोगुलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इन द सेम सेंस सर्कुलेशन में कुछ सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, फॉर एग्जांपल थ्रोम्बोसाइट्स, और कुछ प्रोटीन्स होती हैं। कोगुलेटरी प्रोटीन्स लिवर बनाता है और रिलीज करता है ब्लड सर्कुलेशन में। ये इनएक्टिव स्टेट में रहती है अनटिल अनलेस कोई ब्लड वेसल्स की डैमेज या इंजरी ना हो जाए। सो द फर्स्ट एक्शन इन केस ऑफ अगर कोई डैमेज नहीं है वेसल्स का, इंजरी नहीं है, क्योंकि रूटीन लाइफ में एक दिन में तकरीबन सैकड़ों दफ़ा 100 टाइम्स आपके माइक्रोवेस्कुलेशन डैमेज होती है और इसको रिपेयरिंग का सिस्टम साइमल्टेनियसली साथ चलता है। सो इन केस ऑफ अगर कोई डैमेज नहीं है तो फिर इसका एंटीकोगुलेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। एंटीकोगुलेंट में कुछ एपिथेलियल सेल्स रिलीज करते मीडिएटर, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टासिक्लिन, एडीपी डिफॉस्फेटेज एंजाइम्स और डिफरेंट अदर एंटीकोगुलेटरी मीडिएटर्स। इन द सेम सेंस कुछ प्रोकोगुलेटरी फैक्टर्स हैं जो इन टाइम ऑफ वेसल इंजरी प्रोड्यूस होते हैं या इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इंजरी ऑफ सेल वॉल ऑफ द ब्लड सेल वॉल, अब देखिए ब्लड सेल एपिथेलियल डैमेज हुआ, सेल वॉल ब्लड की डैमेज है, तो कुछ वेरी फर्स्ट जो केमिकल रिलीज होता है थ्रू द एपिथेलियल सेल्स, एंडोथिलीन। एंडोथिलीन क्या है? वेजोकंस्ट्रिक्टर है। ब्लीडिंग को स्टॉप करना है तो फौरन एंडोथिलीन रिलीज होता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है और वेजोकंस्ट्रिक्शन के साथ फिर देर कोलेजन फाइबर्स और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर रिलीज करते हैं एपिथेलियल सेल्स और इनकी एक्टिवेशन से सराउंडिंग में जो
इनएक्टिव थ्रोम्बोसाइट्स हैं उनको ये एक्टिव करते हैं। फर्स्ट एडिशन होती है थ्रोम्बोसाइट्स की टूवर्ड्स द डैमेज ऑफ वॉल। एडिशन के साथ ये बाकी जो थ्रोम्बोसाइट्स अपने पेरिफेरी में डिफरेंट अदर थ्रोम्बोसाइट्स को एक्टिव करते हैं, एग्रीगेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं और फिर प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग बनता है, जो वेरी इनिशियल प्रोसेस है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। उसके साथ साइमल्टेनियसली इनके कागुलेटरी प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। कागुलेशन में आपको पता है कि इनएक्टिव प्रोटीन्स हैं लीवर से बन के सर्कुलेशन में आती हैं और सर्कुलेशन में इनएक्टिव अनटिल अनलेस इनको एक्टिवेट ना किया जाए थ्रू एपिथेलियल से जो रिलीज होते हैं एलिमेंट्स केमिकल्स और कुछ एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इनको एक्टिव करते हैं। ये जो कोगुलेटरी प्रोटीन्स एक्टिव होती हैं इनके डिफरेंट पाथवे हैं। अगर हम देखें इसको एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे है और ये कोगुलेटरी प्रोसेस इनकी जो प्रोटीन्स हैं ये फर्दर स्ट्रेंथन करती है प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग को सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग में चेंज करती हैं। ओके ये डायग्राम में अगर आप देखें तो फर्स्टली वेरी इनिशियल जो थ्रोम्बोसाइट एग्रीगेशन एडिशन के बाद और फिर प्राइमरी प्लग बनता है। प्राइमरी प्लग को फर्दर स्ट्रेंथन किया जाता है विद सेकेंडरी हेमोस्टैटिक प्लग विद द एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेटरी प्रोसेस। कोगुलेशन से ये फर्दर स्ट्रेंथन होता है। सो व्हाट इज कोगुलेशन? जी स्टूडेंट्स, यस, coagulation basically transformation of soluble fibrinogen into insoluble fibrin stand by the enzyme thrombin जिसको factor 2 भी कहते हैं। So basically अगर हम देखें different clotting cascades हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर इनको एक्टिवेट करता है और लास्ट जो इसका स्टेप है फाइनल कि ये ट्रांसफॉर्म करता है सोल्यूबल फिब्रिनोजेन टू इनसॉल्युबल फिब्रिन स्टैंड में और ये फिब्रिन स्टैंड फर्दर स्ट्रेंथन करता है प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स को सेकेंडरी में हीमोस्टैटिक प्लग में। स्टूडेंट्स यहाँ आपके साथ थोड़ा डिस्कस किया जाए अबाउट द पाथवेज ऑफ क्लॉटिंग कैस्केड्स। ये जितने कैस्केड्स हैं कोगुलेटरी प्रोटीन इन एक्टिव स्टेट में हैं, ये इनकी एक्टिवेशन थ्रू इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू या एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू होती है। आप मुझे बताएंगे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे की एक्टिवेशन किस तरह होती है? जी स्टूडेंट, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमने एक पेशेंट का ब्लड ड्रॉ किया, उस ब्लड को एक क्लीन कंटेनर में हमने स्टोर किया। कंटेनर के अंदर जो कोगुलेशन स्टार्ट होती है आउटसाइड द बॉडी इन द कंटेनर, वो ब्लड की जो कोगुलेशन है वो थ्रू इंट्रिंसिक पाथवे या एक्सट्रिंसिक पाथवे से स्टार्ट होगी। जी स्टूडेंट्स, गुड। जो बाहर कंटेनर में ब्लड स्टोर किया है उनकी जो कोगुलेशन स्टार्ट होगी वो इंट्रिंसिक पाथवे से होगी। इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता है विद कॉन्टैक्ट फैक्टर या फैक्टर 12 जिसको हैचमैन फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि विद इन द सेल ब्लड के अंदर ही कोई इस तरह की चीज़ है जिसने कोगुलेशन को स्टार्ट किया, कोई बाहर से चीज़ नहीं आई, तो इसलिए हम कहते हैं जो खुद ब खुद कोगुलेशन स्टार्ट होती है विद इन द सेल्स वो इंट्रिंसिक पाथवे है और ये इंट्रिंसिक पाथवे थ्रू फैक्टर 12 और हैचमैन फैक्टर से स्टार्ट होती है। जब फर्स्ट एक्टिव होता है कॉन्टैक्ट फैक्टर फैक्टर 12, वो एक्टिव करता है फैक्टर 11 को, फैक्टर 11 एक्टिवेट करता है फैक्टर 9 और फैक्टर 9 विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 8 ये एक्टिव करता है फैक्टर 10 को और फैक्टर 10 एक्टिवेट करता है इनएक्टिव थ्रोम्बिन को एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन में और थ्रोम्बिन फिर फिब्रिनोजेन को फिब्रिन स्टैंड में चेंज करता है जो फाइनल स्टेप है कोगुलेशन का। ये इंट्रिंसिक फैक्टर है। और फॉर एग्जांपल आपने बाहर कंटेनर में ब्लड रखा और उसको कोगुलेट नहीं होने दिया। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो हम ब्लड को प्रिजर्व रखते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, टेस्ट ट्यूब्स में। सिट्रेट फॉर एग्जांपल एक केमिकल है जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ये न्यूट्रलाइज करता है कैल्शियम को और कैल्शियम
का ज़रूरी है, कोगुलेशन में रोल है, हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देते। और उसके बाद क्या दोबारा कोगुलेटरी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता? हो सकता है। किस तरह? क्योंकि कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल टिश्यू जूसेस या टिश्यू फैक्टर्स, अगर हम उसके अंदर डालेंगे अगेन वो कोगुलेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको कहते हैं एक्सटेंसिव पाथवे के थ्रू ये कोगुलेटरी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल इसमें जो फैक्टर स्टार्ट होता है टिश्यू फैक्टर्स, जिसको फैक्टर 7 कहते हैं, और ये फैक्टर 7 डायरेक्टली एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को, और फिर फैक्टर 2 थ्रम्बिन को, और इसके साथ लास्ट में फिब्रिनोजिन चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म्ड होता है इनटू फिब्रिन स्टैंड में, और ये फाइनल स्टेप है कोगुलेशन का। सो हमें अब अंडरस्टैंड हुआ कि इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है, और आप अगर देखें दोनों को कंपैरिजन करें तो एक्सट्रिंसिक पाथवे का रैपिड एक्शन है, इनकी एक्टिविटी डायरेक्टली एक्टिवेट करती है फैक्टर 10 को और फैक्टर 2 को, अदरवाइज इनडायरेक्टली जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं वो फैक्टर 12 से आप देखें फैक्टर 11, फैक्टर 9, फिर फैक्टर 10 एंड फैक्टर 2, और फिर वो फाइनल स्टेप पे फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में चेंज करते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया अबाउट द हीमोस्टेसिस, प्रोकोगुलेटरी और एंटी कोगुलेटरी इफेक्ट, जो कि ये डायनेमिक प्रोसेस है। अब अगर इन प्रोसेस में हीमोस्टेसिस में आइदर द एक्सट्रीम एक्सेसिव ब्लीडिंग और थ्रोम्बोसिस, अगर ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं ए ब्रेक डाउन ऑफ द हीमोस्टेटिक मैकेनिज्म, या तो ओवर ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, या ओवर प्रोडक्शन या प्रोकोगुलेटरी प्रोसेस की ओवर एक्शन है, तो हम थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन ज़्यादा है तो फिर अक्लूजन आर्टरी होगी, फर्दर क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन होगी। ये हमारा जो सिस्टम है जो वेरी फाइनली रेगुलेटेड था, वो उसमें पैथोलॉजी चेंज आ गया है, एबनॉर्मेलिटी आ गई है। हम इसको फिर फर्दर ट्रीट करते हैं केमिकल्स से, और इन्हीं केमिकल्स को हम आगे डिस्कस करने जाएंगे। जाने से पहले स्टूडेंट्स आप देखिए थ्रोम्बोसिस को एक दफ़ा डिफाइन करते हैं। व्हाट इज़ थ्रोम्बोसिस? थ्रोम्बोसिस इज़ अ प्रोसेस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉथ नोन एज थ्रम्बस विद इन द ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर विद इन द बॉडी इन विवो है तो हम इस ब्लड क्लॉट को थ्रोम्बोसिस कहते हैं, जो बेसिकली प्रिवेंट करता है नॉर्मल ब्लड फ्लो थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो थ्रोम्बोसिस आउटसाइड द बॉडी होगा हम इसको ब्लड क्लॉट कहते हैं, और जब ये बॉडी के अंदर क्लॉट बनता है विद इन द ब्लड वेसल्स तो हम इसको थ्रोम्बस कहते हैं, थ्रोम्बस। सो ब्लड क्लॉट क्या है? बेसिकली थ्रोम्बस है क्या? A blood clot is a cluster of blood cells that has changed from a liquid to semi-solid or gel-like structure. ये जो liquid form में जो circulating materials था जिसमें proteins थी, coagulatory proteins और thrombocytes, ये कन्वर्ट होते हैं मोर एक्टिव स्टेट में, सेकेंडरी प्लग फॉर्मेशन, और ये सेकेंडरी प्लग फॉर्मेशन लिक्विडिटी ऑफ ब्लड को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू जेल लाइक स्ट्रक्चर और सेमी सॉलिड स्टेट में, नोन एज ब्लड क्लॉट और थ्रम्बस। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज एम्बोलिज्म? एन एम्बोलिज्म इज ए लॉजिंग ऑफ ए एम्बोलस। व्हाट इज एम्बोलस? ए ब्लॉकेज कॉजिंग ऑफ मटीरियल इनसाइड द ब्लड वेसल्स। अगर तो ये थ्रम्बस की वजह से है, डिटैचमेंट ऑफ थ्रम्बस, तो हम इसको थ्रम्बो एम्बोलिज्म कहते हैं। और अगर ये फैट की डिसलॉजिंग है तो फैट एम्बोलिज्म, और अगर एयर है तो गैस एम्बोलिज्म, और फॉरेन मटेरियल जो ये ब्लॉकेज करते हैं इन माइक्रो सर्कुलेशन में और डिफरेंट क्लिनिकल पिक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं। यू कैन सी डेट इट इज़ ए एम्बोलिज्म और थ्रम्बस फॉर्मेशन। और ये थ्रम्बस जो डिटैच होता है फिर सर्कुलेट करता है वेसल्स में, और फिर नैरोइंग वेसल्स में जाके ये अक्लूड करते हैं, आर्टरी को चोक करते हैं और डिफरेंट इस्कीमिक चेंजेस बॉडी में लाते हैं, जिसमें मोस्टली डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आपने
सुना है और हम इसको आगे डिस्कस भी करेंगे। ओके जी, अब आते हैं ड्रग यूज्ड इन द कोगुलेशन क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, या हाइपर कोगुलेटरी प्रोसेस या हाइपोकोगुलेटरी या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं। हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन यूज़ करते हैं टू ट्रीट, टू प्रिजर्व द हीमोस्टेसिस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, अगर ओवर प्रोडक्शन है थ्रम्बस की तो हम एंटी क्लॉटिंग ड्रग यूज़ करते हैं, ड्रग दैट इनहिबिट द क्लॉटिंग। वेरी इनिशियल स्टेप है एंटी क्लॉटिंग ड्रग का, तो वेरी इनिशियल में एडिशन द थ्रम्बोसाइट्स, देन एग्रीगेशन ऑफ थ्रम्बोसाइट्स और फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी हेमोस्टेटिक प्लेग। हम इनको स्टॉप करते हैं विद एंटीप्लेटलेट ड्रग्स से। सेकेंडली, जब साइमल्टेनियसली कोगुलेटरी प्रोसेस स्टार्ट होता है, प्राइमरी हेमोस्टेटिक प्लेग की ट्रांसफॉर्मेशन या वो कन्वर्ट होता है इनटू सेकेंडरी हेमोस्टेटिक प्लेग में, तो ये कोगुलेटरी डिसऑर्डर या थ्रम्बस फॉर्मेशन हो रही है, इस प्रोसेस को हम स्टॉप करते हैं थ्रू एंटी कोगुलेंट ड्रग्स। ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन है वी कैन यूज टू ट्रीट द ओवर प्रोडक्शन या ओवर हाइपर कोगुलेटरी प्रोसेस को। और अगर ये थ्रम्बस बन गया है और वो स्कीमिक चेंजेस लाता है, फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, फिर ये थ्रम्बस को हम लाइसिस करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए थ्रम्बोलाइटिक ड्रग यूज़ करते हैं। ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, इसमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट द, फॉर एग्जांपल टू ट्रीट द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, लाइक जिसमें ऑलरेडी स्कीमिक चेंजेस आना शुरू होती है, थ्रम्बस ऑलरेडी फॉर्म हो चुका होता है, हम इस थ्रम्बस को लाइसिस करते हैं। सेकेंड ग्रुप ऑफ मेडिसिन में हम फैसिलिटेट करते क्लॉटिंग, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं। अगेन द पैथोलॉजी ऑफ हीमोस्टेसिस प्रोसेस क्या है, वहाँ थ्रम्बस फॉर्मेशन था, यहाँ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो। और ये ड्रग हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में जो यूज़ करते हैं, द फर्स्ट विटामिन के, क्लॉटिंग फैक्टर, डेस्मोप्रेसिन लाइक ड्रग्स, एंटी प्लाज्मिजिन एजेंट्स और कुछ फिब्रिनोलाइटिक इनिबिटर्स लाइक अमाइनोकॉर्पोरिक एसिड, ट्रांसअमीनिक एसिड और प्लाज्मिजिन इनिबिटर्स लाइक एप्रोटिनिन लाइक ड्रग्स हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। हम इन ड्रग्स को फर्दर आगे जाके डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में, इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट द हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस के साथ हमने थोड़ा सा डिटेल के साथ प्रोकोगुलेटरी और एंटी कोगुलेटरी मैकेनिज्म, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, उसको डिस्कस किया, और बाद में इनमें एक्सट्रीम चेंज जो इसकी पैथोलॉजी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बाद जो ड्रग है, ग्रुप ऑफ मेडिसिन, जो फार्माकोलॉजिकल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट द हाइपरकोगुलेटरी डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में जो ड्रग्स फैसिलिटेट करते हैं क्लॉटिंग को, वो हमने डिस्कस की। आगे जाके हम इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।